एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि नांजा जिनशी को बोलता है कि उस दिन रात में मैंने जो कुछ भी किया था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो सुनकर जिनशी थोड़ा मुस्कुराती है और पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अब यहाँ नांजा उसे प्रपोज करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो जिनशी उससे बोलती है कि लो वाइन पियो और फिर बताओ। पर नांजा वाइन पीने के बाद भी काफ़ी हिचकिचाता है तो जिनशी उसे और वाइन पिलाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और पूरी वाइन खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी नांजा उसे प्रपोज नहीं कर पाता। जिनशी कहती है कि अब तो वाइन भी खत्म हो गई तो अब बोल दो क्या बात है। नांजा अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है लेकिन वो फिर भी उसे आई लव यू नहीं बोलता, जिससे जिनशी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो टेबल से उठकर कहती है कि मैं ही बोल देती हूँ। ये बोलकर वो उसके पास जाती है और आई लव यू बोलकर उसे किस कर देती है तो नांजा भी उसे किस कर देता है। अगली सुबह जब जिनशी उठती है तो नांजा को अपने बेड पर देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नांजा उसे बताता है कि ये मेरा रूम है और तुम मेरे बेड पर सोई हुई हो। जो सुनकर जिनशी उठ जाती है और पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो नांजा कहता है कि क्या तुम्हें कल रात हमारे बीच क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब उसे याद आता है तो वह एम्बैरेस होकर यहाँ से जाने लगती है, पर नांजा उठ के उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं फिर से तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि क्या हुआ। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है पर जिनशी उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे याद आ गया है। नांजा उसे कहता है कि क्योंकि तुमने पहले अपना लव कन्फेस किया है तो तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होगी। तो जिनशी उससे अच्छी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछती है। नांजा बताता है कि मॉर्निंग किस। तो जिनशी उसे किस कर देती है। इसके बाद वो उसे रेडी करके ऑफिस भेजती है। फिर जिनशी शू से मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है, जहाँ सू भी उसे कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और दोनों एक दूसरे के लिए काफी खुश होते हैं। इसके बाद जिनशी नांजा के लिए एक रेस्टोरेंट में खाना लेने जाती है, जहाँ उसे जिन मिलती है और उसने भी सेम खाना पैक करवाया था, जिससे जिनशी समझ जाती है कि ये खाना वो नांजा के लिए लेकर जा रही है। तो जिनशी भी फटाफट ऑफिस पहुंचती है और इससे पहले कि जिन नांजा को खाना दे पाती, जिनशी वहां पर पहुंचकर नांजा को अपना खाना देती है और नांजा दोनों का खाना टेबल पर रखा हुआ देखकर बोलता है कि मैं इसे जियांग से शेयर कर लूंगा। जो सुनकर जिन अपना खाना लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ जिनशी उसे धमकी देती है कि अगर अब से तुमने जिन का लाया हुआ खाना खाया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद जिनशी काम करने के लिए इनके पास जाती है, पर वहाँ पर नांजो आ जाता है जो कि अपने काम से जल्दी फ्री हो गया था और इन दोनों को साथ में देखकर इनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो जिनशी उसे बता देती है कि अब हम दोनों कपल हैं। जो सुनकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब ये दोनों घर पर बैठकर मूवी देख रहे थे तभी जिनशी को इनका कॉल आता है। तो नांजा उससे फोन छीन लेता है और कहता है कि 10 बजे के बाद तुम किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती। जो सुनकर जिनशी कहती है कि क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो, और वैसे तुम जेलस होते हुए काफी क्यूट लगते हो। अब यहाँ ये दोनों कल डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं, पर डेट पर नांजो पूरे दिन फोन पर ही लगा हुआ था, जिस वजह से जिनशी को काफी गुस्सा आता है। इवन रात में भी नांजो फोन पर ही लगा हुआ था तो वो नाराज होकर बेड पर लेट जाती है। नांजो उसके पास आकर उसे वॉक पर चलने के लिए कहता है तो जिनशी गुस्से में मना कर देती है और बोलती है कि बाहर बहुत ही ठंड है और वो काफी चलने के बाद थक गई है। तो नांजा उसे गोद में उठाकर उसके पैरों को गर्म पानी में रख देता है। फिर वो उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि सारी गलती मेरी है, इसीलिए अगली बार जब हम डेट पर जाएंगे तो मैं पहले ही सारा ऑफिस का काम खत्म कर लूंगा। ये बोलकर वो उसके बालों को ड्राई करने लगता है, जिससे जिनशी का गुस्सा भी शांत हो जाता है और अगले दिन दोनों वापस से अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम जिनशी को देखते हैं जो कि काफी परेशान दिख रही थी क्योंकि उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। तभी उसे इनका कॉल आता है जो उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए कहा था और उसमें तुम्हारे आइडल मियामोटो भी हमारे साथ काम करेंगे, तो क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहोगी। जो सुनकर जिनशी खुशी में हाँ कर देती है। फिर वो उसकी कंपनी जाती है जहाँ पर यिन के बॉस उन दोनों के काम की काफी तारीफ करते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे नांजा का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो जिनशी बताती है कि मैं जिन ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। नांजो कहता है कि मैं पास से ही गुजर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जो सुनकर जिनशी काफी घबरा जाती है क्योंकि नांजा ने उसे इनसे दूर रहने के लिए कहा था। तो वो उसे पार्किंग लॉट में वेट करने का बोलकर कॉल कट कर देती है। ये जिनशी को कहता है कि क्या हुआ तुम इतनी परेशान की हो, या नांजा ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना किया है। तो जिनशी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यिन बोलता है कि तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो, नांजा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर जिनशी बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और ये सब मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। ये बोलकर वो भागते भागते पार्किंग लॉट में जाती है। कार में जाकर जिनशी नांजा को अपनी जॉब के बारे में बताती है और कहती है कि मैं ये जॉब यिन के साथ करने वाली हूँ तो प्लीज इसके लिए मना मत करना। इसलिए नांजो मान जाता है। जिनशी खुश होकर अब उसे हैक करने वाली थी पर सीट बेल्ट की वजह से वो रुक जाती है। तो नांजो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना हक बचा कर रखना चाहिए और दोनों हंसने लगते हैं। रात में हम देखते हैं कि नांजो जिनशी से बात करना चाहता था
लेकिन जिनशी अपने काम में काफी बिजी थी और ये इनके साथ अपने काम के बारे में डिस्कस कर रही थी, जो देखकर नानजो काफी जेलस होता है। अगले दिन ऑफिस जाकर नानजो जियांग से अपने एक दोस्त का नाम लेकर बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है और उसकी गर्लफ्रेंड का एक दोस्त है जो कि उसे लाइक करता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पर्सनल स्पेस दिया है, लेकिन उस लड़के को हमेशा उसके साथ देखकर उसे काफी जलन होती है और मैं चाहकर भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। जिससे जियांग समझ जाता है कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा था, तो वो उसे आइडिया देता है कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लड़की आपके ऊपर फिदा हो जाए। और नानजो इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे। दूसरी तरफ हम जिनशी को देखते हैं जो कि अपने आइडल से मिलती है, जिनसे मिलकर वो काफी खुश हो जाती है और वो उसे शाम को साथ में डिनर करने के लिए भी बोलते हैं, जो सुनकर तो जिनशी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वही हम नानजो को देखते हैं जो कि जिनशी को खुश करने के लिए बहुत अच्छा डिनर ऑर्डर करता है और वो जिनशी का वेट कर ही रहा था, तभी उसे उसका मैसेज आता है जो बोलती है कि वो आज घर लेट आएगी और वो डिनर भी बाहर ही करेगी, जो सुनकर नानजो काफी सैड हो जाता है। वही डिनर करने के बाद मिस्टर मियामोटो जिनशी को एक ऑटोग्राफ देते हैं और उसका एक छोटा सा पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, जो देखकर जिनशी तो काफी खुश हो जाती है। अब क्योंकि काफी रात हो गई थी तो वो यिन को जिनशी को घर छोड़ने के लिए बोलते हैं। घर पर नानजो जिनशी के इंतजार में उसे विंडो से देखने लगता है, तभी उसे नीचे जिनशी और यिन दिखाई देते हैं जो कि काफी खुश होते हुए एक साथ आ रहे थे। इसी बीच यिन को जिनशी के बालों में कुछ लगा हुआ दिखाई देता है जिससे वो हटाने लगता है, जो देखकर नानजो का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे ही जिनशी घर आती है तो वो उसे बताती है कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने आइडल से मिली, और वो उसे उसका दिया हुआ ऑटोग्राफ भी दिखाती है। नानजो उससे पूछता है कि यिन तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों आया था। जिनशी बताती है कि क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो मिस्टर मियामोटो ने उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा था, जो सुनकर नानजो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तो जिनशी उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, हम दोनों सिर्फ दोस्त है इसलिए तुम परेशान मत हो। नानजो कहता है कि तुम तो उसे अपने दोस्त समझती हो लेकिन वो तुम्हें कुछ और ही समझता है। जिनशी कहती है कि हम दोनों काफी सालों से साथ में हैं और जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो नानजो कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हारा कैसा दोस्त है जो तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारे बालों को हाथ लगा रहा था। जिनशी बोलती है कि मेरे बालों में कुछ लग गया था इसीलिए वो सिर्फ उसे हटा रहा था। नानजो अब यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब से तुम उसे नहीं मिल सकती। जिनशी भी अब उसे गुस्से में कहती है कि इतनी दिनों से मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करते हुए उससे काफी दूरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन काम के लिए तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। अब यहाँ इन दोनों की बहस कुछ ज्यादा ही हो जाती है और कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी नानजो उसे गलती से जिनशी की ऑटोग्राफ पर थोड़ी वाइन गिर जाती है, जो देखकर जिनशी को काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुमने मेरा पोर्ट्रेट खराब कर दिया। नानजो कहता है कि अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे 1000 ला के दे सकता हूँ। तो जिनशी कहती है कि मेरे लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मेरा दोस्त यिन भी इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी हर चीज को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकती कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। नानजो बोलता है कि क्या यिन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, पर जिनशी अब उससे बहस नहीं करना चाहती थी और बोलती है कि ठीक है मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। नानजो बोलता है कि क्या तुम मुझे इस पोर्ट्रेट के लिए छोड़कर जा रही हो। तो जिनशी कहती है कि क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और नानजो भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। जिसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि अपने घर पर जुआन के साथ थी और वो उसे केक बनाने सिखा रहा था। जहाँ वो दोनों किस करने वाले थे तभी डोरबेल बज जाती है। इसी बीच जिनशी सू को कॉल करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे घर की बाहर हुई से जल्दी से दरवाजा खोलो। अब क्योंकि सू अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी जिनशी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो जुआन को छुपने के लिए कहती है। फिर वो दरवाजा खोल के जिनशी को अंदर ले आती है। जिनशी अब उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और कहती है कि आज मैं यहीं पर रुकूंगी, जो सुनकर बेचारे जुआन की तो बुरी हालत हो जाती है। दूसरी तरफ हम नानजो को देखते हैं जो जिनशी को मैसेज करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो उसे मैसेज नहीं कर पाता। अगले दिन ऑफिस में भी वो जिनशी के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि वो राली थी, इसीलिए बेचारे जुआन को आज भी छुपना पड़ता है। वहीं रात में जब नानजो घर आता है तो देखता है कि जिनशी अभी तक घर वापस नहीं आई है और उसने उसके चॉकलेट वाउचर को अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसे याद आता है कि जिनशी को डिस्काउंट वाउचर काफी पसंद है क्योंकि उसने उसकी डायरी में काफी सारे डिस्काउंट वाउचर देखे थे, इसीलिए वो उसे बहुत सारे डिस्काउंट वाउचर भेज देता है और सोचने लगता है कि जिनशी को उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब जिनशी उन डिस्काउंट वाउचर को देखती है तो वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। अब जुआन भी अपनी बहन की हरकतों से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो नानजाओ को मैसेज करके बताता है कि जिनशी सू के घर पर है, इसलिए तुम उसे आकर यहाँ से ले जाओ और उसे डिस्काउंट वाउचर भेजने की जगह उससे माफी मांगो, वरना वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर नानजाओ जिन को बुलाकर पूछता है कि मिस्टर मियामोटो अभी कहाँ होंगे, तो वो उसे बता देती है कि वो किस होटल में रुके हुए हैं, इसीलिए वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके उनसे मिलने के लिए जाता है। जहाँ जाकर वो मिस्टर मियामोटो से उस ड्राइंग को दोबारा बनाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तब नानजाओ उन्हें रोककर उन्हें इशारों में जिनशी के बारे में समझाने लगता है और उसे इस तरह जिनशी के लिए स्ट्रगल करता हुआ देख जिन सोच में पड़ जाती है कि नानजाओ जिनशी से कितना प्यार करता है और वो थोड़ी सैड भी हो जाती है
और मिस्टर मियामोटो भी नानज़ो को इस तरह देखकर उसे पूछते हैं कि क्या वो जिनशी से प्यार करता है, तो नानज़ो हाँ बोलता है। फिर वो उसे उस ड्राइंग को ठीक करके दे देते हैं, जिसके बाद नानज़ो उस ऑटोग्राफ को लेकर जिनशी से मिलने के लिए जाता है। पर वो जिनशी और यिन को साथ में देखता है, जहाँ पर यिन जिनशी को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए लेकर जा रहा था, जो सुनकर नानज़ो उसके पास नहीं जाता और बस उन्हें फॉलो करता है। नानज़ो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपना मुंह छुपाते हुए एक टेबल पर बैठ जाता है। इसी बीच हम यिन को देखते हैं, जो कि जिनशी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से बाहर चला जाता है। इसी बीच नानज़ो मौका देखकर जिनशी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो और किसके साथ हो, तो जिनशी उससे रिप्लाई करती है कि इसका तुमसे क्या मतलब। वहीं हम यिन को देखते हैं, जो एक फ्लावर लेकर आया था और वो गेट के बाहर खड़ा होकर जिनशी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो अंदर आता है और उसने फ्लावर को अपने पीछे छुपाया हुआ था। यहाँ वो उससे कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनशी उसे नानज़ो के बारे में बातें करने लगती है। वो कहती है कि नानज़ो को ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों इसी तरह मिलते रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे और इसीलिए हमारा झगड़ा हो गया। यिन बोलता है कि क्या तुम दोनों का मेरी वजह से झगड़ा हुआ है, तो जिनशी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नानज़ो कुछ ज्यादा ही सोचता है। नानज़ो भी ये चीजें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो एक वेटर से टकरा जाता है, जिस वजह से जिनशी उसे देख लेती है। नानज़ो फिर से अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं था। जिनशी उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो नानज़ो कहता है कि मैं यहाँ पर लंच करने के लिए आया था। जिनशी बोलती है कि अच्छा, तो तुम इतनी दूर लंच करने के लिए आए थे और यहीं पर बैठकर तुम मुझे मैसेज भी कर रहे थे। फिर जिनशी कहती है कि क्या तुम ऐसे मुझसे माफी मांगोगे, तो नानज़ो उसे बात करने के लिए बाहर लेकर चला जाता है और बेचारे यिन का तो दिल टूट ही जाता है, क्योंकि वो उसे प्रपोज नहीं कर पाता। बाहर जाकर नानज़ो जिनशी से माफी मांगता है और अपनी सारी गलती मान लेता है, पर जिनशी तब भी उसे नाराज थी। तो नानज़ो उसे उसका ठीक किया वो ऑटोग्राफ दिखाता है, जिसके अंदर मियामोटो ने अब नानज़ो को भी ड्रॉ किया हुआ था, जो देखकर जिनशी काफी खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है। नानज़ो बोलता है कि अब मुझसे ऐसी गलती फिर से नहीं होगी और वो उसे फॉरहेड किस करता है। जिसके बाद हम जिनशी और नानज़ो को घर में देखते हैं, जहाँ नानज़ो कहता है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जो सुनकर जिनशी को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसे रेसिपी पूछती है। तो नानज़ो पूरी रेसिपी ठीक से बता देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो हम फिर से ऑर्डर कर देंगे, जिससे उसका सच जिनशी के सामने आ जाता है और वो उसका कान पकड़ लेती है। तो नानज़ो बोलता है कि मैं जल्दी ही बनाना सीख जाऊंगा। जिसके बाद हम सू और ज़ुआन को देखते हैं, जहाँ पर ज़ुआन उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी जिनशी का फोन आ जाता है। ज़ुआन उसे कॉल कट करने को कहता है, लेकिन सू फोन उठाती है। तो जिनशी उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगती है, क्योंकि वो काफी खुश थी तो वो इस चीज को सू के साथ शेयर करना चाहती थी। पर इनको बातें करते करते सुबह से शाम हो जाती है, इसलिए ज़ुआन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तो सू उसे रोकती है और अब क्योंकि ज़ुआन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो सू के हाथ से फोन लेकर जिनशी को फोन रखने के लिए कहता है और बोलता है कि हमारे डेट चल रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और सीधा सू को किस करने लगता है। वहीं जिनशी तो एकदम शॉक बैठी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई ने उसकी प्यारी दोस्त को फंसा लिया है, इसलिए वो तैयार होकर सू से मिलने के लिए जाने लगती है। तो नानज़ो उसे इतनी रात को वहाँ जाने के लिए मना करता है। जिनशी बोलती है कि मेरा भाई बहुत ही बुरा है और उसने मेरी दोस्त को फंसाया है, पर क्योंकि नानज़ो को तो उनके रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था, तो वो कहता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हें इस तरह से उनके बीच में नहीं आना चाहिए। पर क्योंकि जिनशी फिर भी वहाँ पर जाना चाहती थी, तो नानज़ो उससे ऑफिस का काम मांगता है, जो कि उसने उसे करने के लिए दिया था। जिनशी बोलती है कि वो तो मैंने पहले ही मेल कर दिया है। तो नानज़ो उसे चेक करने के बहाने ज़ुआन को मैसेज करता है। वो ज़ुआन से कहता है कि जिनशी सू के घर आ रही है उससे मिलने के लिए। तो ज़ुआन कहता है कि तुम उसे किसी भी तरह से रोक लो, वरना तुम उससे कभी भी नहीं मिल पाओगे। जो सुनकर नानज़ो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जिनशी जाने लगती है। तो नानज़ो अपने सीने में दर्द का बहाना करता है, जो देखकर जिनशी फटाफट से रुक जाती है। नानज़ो उसे कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि आजकल मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जिनशी कहती है कि तुम चिंता मत करो, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। जो सुनकर नानज़ो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। पर जिनशी उसे किसी तरह से मना लेती है और बेचारा नानज़ो फंस भी जाता है। अगली सुबह जिनशी किसी तरह से नानज़ो को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है, जहाँ नानज़ो उसे बिजी देखकर चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो जिनशी उसे कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जो सुनकर नानज़ो वहाँ से जाने लगता है, पर जिनशी उसके पैरों में गिर जाती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है, जिसे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। तो नानज़ो उसे चुप कराते हैं और बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, बस तुम ड्रामा मत करो। फिर जिनशी डॉक्टर से मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है कि नानज़ो की हालत पहले से अब काफी बेटर है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। नानज़ो पहले काफी अकेला रहता था और उसके पास बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास तुम हो और उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ रह सके। इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी और उसके डर को उसके दिल से निकालना होगा।
जो सुनकर जिनशी काम पर लग जाती है। घर जाकर जिनशी नानजाओ से पूछती है कि आखिर तुम किस चीज से इतना डरते हो और तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या बात है, क्योंकि जब तक तुम इस बारे में किसी को बताओगे नहीं तब तक तुम ठीक नहीं हो पाओगे। तो नानजाओ उसे उस दिन के बारे में बताने लगता है जब उसके भाई की डेथ हुई थी। नानजाओ उसे बताता है कि उससे जब रूबिक्स क्यूब गिरा था तब वो उसे लेने के लिए भीड़ में चला गया था, तभी वहाँ पर भगदड़ शुरू हो गई, जहाँ उसके भाई ने उसे तो एक सेफ जगह पर खड़ा कर दिया, लेकिन उस धक्का मुक्की में उसके भाई की मौत हो गई। तभी से वो उस रूबिक्स क्यूब को अपने पास रखता है ताकि उससे और कोई गलती ना हो। जिनशी कहती है कि जब तक तुम इस रूबिक्स क्यूब को अपने पास रखोगे तब तक तुम अपने पास्ट से नहीं निकल पाओगे और तुम्हारा डर कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके हाथ से रूबिक्स क्यूब छीनने लगती है और नाज़ो भी वो उसे लेने लगता है, जिस वजह से वो रूबिक्स क्यूब नीचे गिरकर टूट जाता है। अब जैसे ही जिनशी उस क्यूब को उठाने के लिए आती है तब वो देखती है कि उसके अंदर तो उसका सिग्नेचर है, मतलब कि ये क्यूब उसका है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिनशी को देखते हैं जो कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व ना कर पाने की वजह से रो रही थी। तभी वहाँ पर नाज़ो का भाई आता है जो उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देता है और वो उस रूबिक्स क्यूब को उसे दे देती है। और जिनशी ही वही लड़की है जिससे नानजाओ ने बचपन में लेक जिंगलिंग एनिमेशन बनाने का वादा किया था। प्रेजेंट में जिनशी नानजाओ से माफी मांगती है और कहती है कि अगर उस दिन उसने उसके भाई को रूबिक्स क्यूब नहीं दिया होता तो आज शायद उसे इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सालों से वो यही सोच रहा था कि ये क्यूब उसके भाई का है। जिनशी उसे ये भी बताती है कि बचपन में तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम उस रूबिक्स क्यूब के साथ खेलते हो तब तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सारी बातें सुनकर नानजो कहता है कि अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें ही लेनी चाहिए। जिनशी बोलती है कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, तो नानजो कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि सभी इन्वेस्टर्स को नानजो की कंपनी से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने के लिए कह रहा था। इस बात का पता चलते ही नानजो उससे मिलने के लिए आता है और उसे लेक जिंगलिंग के लिए एक चांस मांगता है। तो मिस्टर लू बताता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये सब शेयर होल्डर्स के हाथ में है, इसीलिए अगर तुम उन्हें कन्विंस कर पाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, जिसके लिए तुम्हें उन लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? तो नानजाओ हाँ कह देता है। असल में मिस्टर लू को लग रहा था कि इतने सारे शेयर होल्डर्स को देखकर नानजाओ उनके सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे क्राउड फोबिया है, इसीलिए उसने ये चाल चली थी। अब हम मीटिंग वाले दिन देखते हैं जहाँ पर नानजो के साथ जिनशी भी आई होती है और वो उसे मीटिंग में जाने से पहले एक काला चश्मा पहना देती है। नानजो अब मीटिंग में जाकर काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, जो देखकर जिनशी भी काफी खुश हो जाती है और मिस्टर लू तो उसे देखते ही रह जाते हैं। और क्योंकि अब उसका प्लान फेल हो चुका था, इसीलिए मीटिंग के बाद वो जिन से मिलता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि नानजाओ जिनशी से ही शादी क्यों करना चाहता है। तो जिन कहती है कि ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो उसे एक फाइल देता है और बताता है कि नानजाओ के पापा मरने से पहले अपने 5% शेयर जिनशी के फादर के नाम ट्रांसफर कर गए थे। इन्हीं शेयर्स को हासिल करने के लिए नानजाओ जिनशी से शादी कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर ही वो कंपनी में सीईओ बनकर रह पाएगा। पर मिस्टर लू ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते थे। वो जिनको कहता है कि और शायद तुम भी यही चाहती हो, जो सुनकर जिन मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद हम जिनशी को देखते हैं जो कि नानजो को ऑफिस में खाना देने के लिए आई थी, पर नानजो मीटिंग में था। तो जिन जिनशी के पास आकर कहती है कि नानजो आजकल काफी बिजी है और वो बहुत ही काम कर रहा है, इसीलिए तुम बार बार यहाँ पर आकर उसे डिस्टर्ब मत किया करो। असल में ये सब वो उसे नानजाओ से दूर रखने के लिए कह रही थी। जिसके बाद जिन नानजाओ को घर जाने से रोकने के लिए उसे एक कॉपीराइटेड शो अपने चैनल पर चलाने को बोलती है। और क्योंकि नानजाओ उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, इसीलिए वो उसे खुद ही सब कुछ हैंडल करने को कह देता है। पर अभी भी नानजाओ लेक जिंगलिंग को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया था और उनकी कंपनी के पास भी फंड्स की कमी थी। इसीलिए वो यन के पास जाकर उसे ऑफर देता है उसकी कंपनी में काम करने का, क्योंकि नानजाओ को उसका काम सच में काफी पसंद था। अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है, तो जिनशी नानजाओ को मैसेज करके उसे घर जल्दी आने को बोलती है। इसलिए नानजाओ काम खत्म करके घर जाने ही वाला था, पर तभी जांग उसे एक फाइल देकर चला जाता है जो वो उसे कल देखने को कहता है। लेकिन नानजाओ उसे आज ही चेक करने लगता है और जैसे ही उसे उसके अंदर गड़बड़ी मिलती है तो उसे ठीक करने लगता है। अब काफी देर तक भी जब नानजाओ घर नहीं आता तो जिनशी उसे कॉल करती है, पर उसका फोन तो उसके टेबल पर रखा हुआ था। जो चीज जिन देख लेती है और उसे बात करने के लिए उसका फोन वॉशरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो जिनशी से बात करते हुए नल चला देती है ताकि जिनशी के मन में शक पैदा हो। जिनशी पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, तो वो कहती है कि अभी मीटिंग चल रही है और नानजाओ काफी बिजी है, वो इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। पर जिनशी को अब सच में शक हो गया था और वो सोचती है कि आखिर पीछे से शावर की आवाज क्यों आ रही थी।
लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी थॉट्स को कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ नानजाओ को कॉपीराइट इशू के बारे में पता चल जाता है, तो वो जिन को बुलाकर उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने के लिए कहता है। जिन बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एयर हो चुका है और अगर हम इस प्रोजेक्ट को रोकेंगे तो हमें बहुत ज्यादा कंपनसेशन पे करना होगा। पर नानजो किसी भी हालत में उसे टर्मिनेट करना चाहता था। दूसरी तरफ जिनशी परेशान होकर उसे मैसेज पे मैसेज किए जा रही थी। जो मैसेज नानजो सुबह देखता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो रात भर ऑफिस में ही था और उसे कल रात घर ना आने के लिए सॉरी बोलता है। फिर नानजो अपनी लॉयर से मिलता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए बोलता है, पर लॉयर बताती है कि अगर उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो उन्हें काफी ज्यादा कंपनसेशन पे करना होगा। जिसके बाद हम जिनशी को देखते हैं जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई हुई थी, पर वो ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और वहाँ पर एक भी एम्प्लॉय नहीं था, तो एम्प्लॉयर उससे बदतमीजी करने लगता है। पर जिनशी किसी तरह से वहाँ से बाहर भाग आती है। फिर जिनशी मदद के लिए नानजो को कॉल करती है और उसे पिक करने के लिए बुलाती है, पर नानजो एक मीटिंग में था और वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे टैक्सी लेकर घर जाने का बोलकर कॉल कट कर देता है। जिनशी उसे टेक्स्ट भी करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं काफी बिजी हूँ इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, जो सुनकर जिनशी को काफी गुस्सा आता है। वहीं नानजो मीटिंग खत्म होने के बाद घर जाने का सोच ही रहा था, तभी जिन उसके सामने बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इसलिए नानजाओ को ना चाहते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। नानजाओ जब घर आ रहा था तो उसे रास्ते में जिनशी मिलती है, जिससे वो कार में बैठने के लिए कहता है, पर जिनशी मना कर देती है क्योंकि वो उससे काफी नाराज थी। और जब नानजो उसे सॉरी बोलता है तो वो मान जाती है। अब जैसे ही वो कार का डोर ओपन करती है और बैठने ही वाली थी, तभी वो सीट पर जिन का स्कार्फ देखती है, जिसे देखकर वो काफी नाराज हो जाती है और बोलती है कि उसने उससे कहा था ना कि पैसेंजर सीट पर कोई भी लड़की नहीं बैठनी चाहिए। नानजाओ अब यहाँ पर उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जिनशी उसकी बात नहीं सुनती और दोनों में फिर से बहस हो जाती है। इसीलिए जिनशी वहाँ से चली जाती है। अब जिनशी रोते हुए सू के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है, पर सू से बात करने पर उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग चला रही थी और उसने तो नानजो की एक भी बात नहीं सुनी। अब क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो सू के गले लगकर रोने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।